मुझे मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए। इन एनी इवेंट लेट्स आस्क मिस्टर विनायक अंबेकर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के। अंबेकर साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, जय हो जय हो, जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम सर, जय सिया राम। और अब तो खैर 22 जनवरी बिल्कुल आसपास ही है, और उसके पहले 30 दिसंबर को मोदी जी बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं अयोध्या में। सर आप ये बताएं कि आज जो कांग्रेस ने अपना जन्मदिन मनाया नागपुर में, 138 साल हो गए कांग्रेस को, 139वें साल में अब कांग्रेस जा रही है, तो उस विषय में कुछ कहेंगे सर आप? जी अच्छा है, देश में लोकतांत्रिक एक पार्टी जी जरूर है कि वो इतनी लोकतांत्रिक नहीं रही, एक वंशवादी पार्टी बन गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी एक पार्टी यदि एक लोकशाही में इतने साल तक जिंदा रहती है, ये लोकशाही अच्छी है, इसका एक गमक है, और इसके लिए उनको बधाई है। उनके जन्मगांठ पर हम उनको बधाई देते हैं। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। सैम पिट्रोडा, विनायक अंबेडकर साहब, सैम पिट्रोडा ने आलोचना किया है जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही सेज प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत टाइम डिवोट कर रहा है राम मंदिर के लिए। राम, बट बीजेपी एंड पूरे विश्व हिंदू परिषद टोटली क्लियर है कि यह सेलेस्टियल इवेंट है, 550 साल के बाद के इवेंट है। 14 साल बाद जब राम वनवास में आया तो दिवाली सेलिब्रेट किया पूरे देश, और आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं दिवाली। और 550 साल के बाद अखंड ब्रह्मांड, पृथ्वी, स्वर्ग सब बेताबी से इस मोमेंट के लिए रखे हैं, तो कोई कसर छूटने वाला नहीं है प्रधानमंत्री मोदी जी और किसी। बट सैम पिट्रोडा जी का ये आलोचना कि प्राइम मिनिस्टर शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक डेवलपमेंट, एजुकेशन, स्कूल, आप इसको कैसे देखते हो सैम पिट्रोडा जी? बिकॉज इज ओवरसीज हेड ऑफ द कांग्रेस, विनायक अंबेडकर जी। उनको लोकशाही में, डेमोक्रेसी में उनको उनका कमेंट देने का हक है, मगर उनका कमेंट सीरियसली लेना चाहिए। ऐसा कोई उनका कंट्रीब्यूशन देश के प्रति ज़्यादा नहीं है, अभी नहीं रहा। पहले एक जमाना था, राजीव जी गांधी के ज़माने में सैम पित्रोडा वॉज क्रेडिटेड फॉर दिस टेलीफोन क्रांति। तो उस जमाने में हम उनको रिस्पेक्ट भी दिया है कि उन्होंने यस टेलीफोन उनके वजह से स्पीड पकड़ लिया, ये तो हम भी मानते हैं। मगर आज उनका कोई भी कमेंट है तो वो उनका कमेंट है, उसके ऊपर हमने कुछ कमेंट करना चाहिए। ऐसा कोई इम्पोर्टेंस उनके कमेंट के लिए मुझे लगता नहीं है। दुरुस्त बात है। लेकिन सर आप एक चीज़ बताएं, मुझे लगता है कि आपका जो रास्ता है वो तो बिल्कुल साफ हो गया अभी, जिस प्रकार अभी लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि सीताराम येचुरी साहब कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे नहीं, वहाँ पे बहिष्कार करेंगे। ममता बनर्जी बोलती है मैं भी नहीं जाऊँगी। कांग्रेस की तरफ से, सोनिया गांधी जी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पे कोई वक्तव्य नहीं आया कि वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला, स्टालिन साहब ने भी कुछ नहीं बोला है। शरद पवार जी ने तो बल्कि यहाँ तक कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं इस वक्त राम मंदिर के ऊपर, उनको और बाकी काम करने चाहिए। तो जहाँ तक आपका सवाल है, अब तो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भले ही आप कहें कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, मानते नहीं है, लेकिन फिर भी भावना से तो प्रेरित है। और भावनात्मक तरीके से मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका जो 350 का जो आंकड़ा आप लोगों ने अपने लिए रखा है कि 350 प्लस सीट आपको आएंगी लोकसभा में, मुझे लगता है आपको तो 400 आ जाएंगी सर, सिर्फ बीजेपी को। विनायक अंबेडकर जी जी, वो जो सीट का आंकड़ा आप बोल रहे हैं वो जरूर आएगा, उसमें राम मंदिर के वजह से आएगा खाली, ऐसा तो नहीं है। जो काम मोदी जी ने किया है, मोदी जी ने जो गारंटी दिया है, जो अभी हुए 3 राज्यों के इलेक्शन में जिस गारंटी के ऊपर पसंदी की मुहर मतदाताओं ने लगाई है, उस गारंटी के वजह से भी आएगा। राम तो हमारे पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, राम हमारे आस्था का विषय है, और हमारे नहीं पूरे देश के आस्था का विषय है। जो नाम आपने गिनाए, ये लोग राम जन्मभूमि के विरुद्ध थे, रहेंगे, और उन्होंने कितना भी प्रयास किया तो भी राम जन्मभूमि मंदिर भव्य बन रहा है, बनेगा और रहेगा। तो वो क्या करते हैं इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। मगर मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है, ये कोई राम मंदिर हमारे लिए पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। भले ही आप कहते रहे कि आपके लिए पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, साहब देखिए ऐसा है
कि अडवाणी जी की रथ यात्रा जो हम लोगों ने कवर करी, उससे लेकर के बाकी जितनी भी पडुका यात्रा हुई, अलग अलग यात्राएं हुई, अभी अलग अलग शोभा यात्राएं हुई, भले आप कुछ भी कहें, उसी की वजह से आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से 303 सीट पर आई है। भले आप माने या ना माने, लेकिन सबसे इसकी जो नींव रखी गई वो अडवाणी जी की रथ यात्रा से रखी गई। बताएं सर अंबेडकर साहब। जी, आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब हमारे दृष्टि से ऐसा है कि एक हिंदू समाज में जो निद्रिस्त था हिंदू समाज, उस हिंदू समाज को जगाने का कार्य इस यात्रा ने जरूर किया। तो उसका मकसद और उसका परिणाम स्वरूप हम 2 से 303 हो गए नहीं है, क्योंकि केवल राम यात्रा निकाल के और ऐसा कोई माहौल बना के हम चुन के आए हैं, ये बोलना थोड़ा सा गलत होगा। नरेंद्र मोदी ने 12 साल गुजरात में जो काम किया, जो गुजरात का विकास किया, हमारे अन्य मुख्यमंत्रियों ने उनके राज में, जैसे शिवराज जी चौहान साहब है, उन्होंने 3 टर्म जो अच्छा काम किया, मनोहर लाल जी खट्टर है, उन्होंने 2 टर्म जो अच्छा काम किया, ये सब काम की वजह से हमारा बेस बढ़ते गया और सब समाज को इकट्ठा लाने का हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो भूमिका है, उसको जैसे जनता ने स्वीकारा है, उसका ये परिणाम स्वरूप है। राम तो हमारे लिए आस्था का विषय, आस्था का ही रहेगा और राम की कृपा है हमारे ऊपर, उसकी वजह से पूरा हिंदू समाज जो एक निद्रिस्त हो गया था, इतर बितर हो गया था, वो इकट्ठा आया है। अंबेडकर साहब, मोदी साहब ने कल ही कहा कि ये डेमोक्रेसी का कौन सा एक पहलू था जो सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गया और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गया। मोदी साहब का कहना है कि अगर सरदार पटेल प्राइम मिनिस्टर होता तो पूरे कश्मीर हमारे पास होता, पूरे कश्मीर भारत के पास होता, इंडिया के पास होता। दैट इज तो ये आलोचना डायरेक्टली क्या जवाहरलाल नेहरू पे नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू एज अ प्राइम मिनिस्टर वाज अ वीक प्राइम मिनिस्टर, दैट हाफ ऑफ कश्मीर और मोर देन हाफ कश्मीर वेंट टू पाकिस्तान। आप स्टेटमेंट को कैसे देखते हो अंबेडकर साहब? जी, ये स्टेटमेंट तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में भी किया है कि जवाहरलाल नेहरू जी की गलती के वजह से हमने पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लूज किया है। ये तो पूरा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये हिस्ट्री है, ये सब जनता जानती है। क्योंकि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और जब कश्मीर ने राजा हरि सिंह ने देश में एक्सेशन करने को अपना सम्मति दिया था, तो भारतीय सेना भेजने के लिए और वो जो चर्चा चल रही थी उसमें फारूक अब्दुल्ला अपोज में गए, शेख अब्दुल्ला अपोज में गए और शेख अब्दुल्ला को कवर करने के लिए नेहरू जी ने जो समय व्यस्त किया, तो उसके वजह से उस समय आप सैम मानेकशॉ के भी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि उन्होंने बोला था कि आप मेरे को खाली आज्ञा दीजिए, मैं पाक जो आर्मी है उधर, वो भी इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी, उसको मैं भगा के लगाऊंगा और पूरा आपको कश्मीर आपके पोजीशन में दे दूंगा। मगर नेहरू जी की गलती के वजह से वो कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर गया। ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट है और उसके हम पूरे सहमत है। Sir, actually, I don't think it was Manekshaw, it was General Thimayya. It was General Thimayya's statement because Pandit Nehru ordered him back. वो क्या हुआ कि when they had the Pakistani army on the run, जब पाकिस्तानी आर्मी ने रिट्रीट करना शुरू किया, तो जनरल थिमैया, who was Lieutenant General at that time, if you remember, General Cariappa was the Chief of Army Staff. तब तक क्लॉड ऑकिनलेक साहब जा चुके थे, अंग्रेज जो थे, वो he was Commander in Chief. So he asked for permission. Please give me 3 more days. We will be able to get all our territories back right up to Gilgit-Baltistan. Permission was denied, which is quite true, by the way. इसमें कोई दो राय नहीं। प्रदीप जी, तो एक तो यह है कि राहुल गांधी जी का भारत न्याय यात्रा चालू करने वाले हैं। एंड आज नागपुर में भी जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। उनका कहना, कांग्रेस का कहना है कि बहुत बड़ा रैली था एंड राहुल गांधी ने स्ट्रेस कर दिया कि कितना तैयारी हमने किया है मोदी जी को 2024 में हराने के लिए। केसी वेणुगोपाल कहता है कि ये यात्रा जो भारत न्याय यात्रा है, it is going to change the entire equation, and Rahul Gandhi
And Congress will come back to the power, Congress and allies. 14 states, 85 districts, 6,200 kilometers traveling from Manipur to Mumbai. क्या ये थ्रेट नहीं होगा? Congress says it's going to be one of the biggest threat to the BJP and they will dethrone BJP. अंबेडकर साहब, एक जैसे जोड़ो यात्रा 1 था, ये जोड़ो यात्रा 2, पर इसको नाम चेंज करके भारत न्याय यात्रा। और आज भी राहुल गांधी ने नागपुर में जो कहा, उन्हें कहा कि हम सक्षम है तैयार हम, उनका स्लोगन है तैयार हम, दैट वाज स्लोगन इन नागपुर, एंड दे आर गोइंग टू स्टॉर्म एंड विन द 2024 इलेक्शंस। अंबेडकर साहब, ये डे ड्रीमिंग करने को किसी को भी भारतीय डेमोक्रेसी में बंदी नहीं है, कोई भी आदमी डे ड्रीमिंग कर सकता है। अभी जो उन्होंने पहली यात्रा निकाली थी उसकी वजह से उनको कर्नाटक में सक्सेस मिला ऐसा किसी का कहना है तो वो एक पॉलिटिकल मिस स्टेटमेंट होगा, क्योंकि कर्नाटक में जो एक इलेक्शन का माहौल होता है उसमें उनकी पदयात्रा एक शतांश भी ये नहीं था, रीजन नहीं था। तो जो कर्नाटक का पॉलिटिकल माहौल था उसमें उनकी पार्टी चुन के आई है। अभी वो बोलेंगे कि हम कर्नाटक से यात्रा निकाली करके तेलंगाना में कांग्रेस चुन के आई, तो कोई भी जिसको जानकारी है पॉलिटिक्स की वो मानने वाला नहीं है। तेलंगाना की जनता को केसीआर को हटाना था, उसके लिए वो विकल्प ढूंढ रहा था। पहले कोई 3-4 महीना बीजेपी उनको विकल्प लग रहा था, मगर कोई वजह से उनको कांग्रेस में भरोसा बैठ गया, क्योंकि बीजेपी नई पार्टी थी, तो उसके वजह से कांग्रेस चुन के आई है। तो ऐसा कोई यात्रा निकाल के कोई चुन के आता है ऐसा मेरे को तो नहीं लगता। तो उनको मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। अमित शाह, हाँ बोलिए। अमित शाह जी ने कहा कल की मोदी साहब के अंडर देखो 13.5 करोड़ पीपल को हम लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा लिया, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 12 करोड़ लोगों को इज्जत घर यानी टॉयलेट प्रोवाइड किए, 9.5 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन, 11 करोड़ नल से जल। अमित शाह जी का कहना है कि मोदी जी ने यह सब किया है अपने लोगों के लिए, लोगों देश के लिए। मगर प्रियंक खरगे कल जो जूनियर खरगे है, उनका कहना है राम मंदिर तो आप बना रहे हो, आप बहुत पब्लिसिटी ले रहे हो उसको, मगर राम राज्य कब आएगा? राम राज्य यानी लोगों का काम कब होगा? तो एक तरफ है कि अमित शाह जी ने सब गिनाया है, मगर प्रियंक खरगे जी बोल रहे हैं कि राम राज्य कब आएगा। अंबेडकर साहब, ये प्रियंक खरगे जी का स्टडी कितना है मुझे मालूम नहीं, मगर कम है बहुत। तो बेसिकली राम मंदिर का और राम राज्य का ये ऐसा कब आएगा ऐसा जो सवाल है वो पहले ही गलत है, क्योंकि राम राज्य आना शुरू हो गया है, ये जनता को स्वीकार्य है करके। तो हम 3 स्टेट में इतना मीडिया का पूरा परसेप्शन था कि हम नहीं जीतेंगे, फिर भी हम अच्छी मेजॉरिटी से चुन के आए हैं। मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो शिवराज जी चौहान के काम के वजह से हुआ है। लाडली बेटी ये जो उनका योजना था, उस योजना ने जो महिलाओं का जागरण किया, महिलाओं के मन में शिवराज जी के प्रति, भाजपा के प्रति जो प्यार जगाया, उसका ये परिणाम है। तो खरगे जी या उनके जूनियर, ये वंशवादी पार्टी है तो जूनियर के जूनियर आते रहेंगे पार्टी में, और जो जूनियर आता है जैसा कि राहुल जी गांधी है, उनको जो स्क्रिप्ट हाथ में दिया जाता है वो पढ़ता है। उस बेचारे का क्या गलती है? राहुल गांधी बोलेंगे कि हम एक यात्रा निकाल दे तो मोदी जी को हरा देंगे, ये उनको लिख के दिया हुआ स्क्रिप्ट है, तो उसको हम सुनना चाहिए और छोड़ देना चाहिए, और क्या करेंगे उसको। लेकिन जहां तक के राम मंदिर का प्रश्न है, उसके बाद मेरे लिए तो असली चीज है वो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद शुरू होगी कि 12:22 को प्राण प्रतिष्ठा पूजा है, और उसके बाद, एंड दिस बाय द वे आई मीन इट, यू नो मी क्वाइट वेल बाय नाउ, विनायक अंबेडकर साहब जी, मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसा हमारी जिंदगी में हो रहा है। वी नेवर एक्सपेक्टेड, लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रैंकली, आई कन्फेस्ड दिस ऑन एयर बिफोर, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट द राम मंदिर वुड कम अप इन माई लाइफ टाइम। मुझे नहीं लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि हमारे पोते, हमारी पोतियां, हमारे नवासे वो देखेंगे राम मंदिर को बनते हुए, हमारी लाइफ टाइम में बनेगा, ऐसा कभी भी किसी के मन में आइडिया नहीं था। हियर वी मस्ट गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। Certainly, Mr. Modi is responsible. आप जो मर्जी कहें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जो भी आया, लेकिन पहले भी आ सकता था सर, सीधी सादी बात है, उसमें क्या है? ये तो सरकार की गंभीरता को देखते हुए जिस प्रकार केस को परसू किया गया,
बार बार रजिस्ट्रार के पास मेंशन किया गया, बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन किया गया अबाउट द अर्जेंसी ऑफ द केस कि अगर आप इसको ज्यादा देर तक पेंडिंग रखेंगे तो देश में तनाव बढ़ेगा। यू हैव टू एब्सोल्युटली हैव टू गिव अ वर्डिक्ट। सीधी बात है, 1948 से लेकर के आपने अभी तक वर्डिक्ट नहीं दिया, विच इज बैड फॉर द कंट्री। दैट इज पार्ट 1। पार्ट 2, द रियल स्टोरी फॉर मी बिगिंस आफ्टर द राम टेम्पल। उसके बाद क्या है कि हमारे जितने भी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जहां जहां श्री राम के पैर पड़े हैं, हर तीर्थ स्थान पर, हर जगह पर शोभा यात्रा, महाआरती, अलग अलग चीजें वहां पर प्लान्ड हैं। और विनायक अंबेकर साहब, इसके ऊपर शायद आप रोशनी डाल सकते हैं। हमने तो यह भी सुना है कि तकरीबन 900 से 1000 ऐसे स्थान हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से एक रामायण टूर के, एक श्री राम के टूर के, श्री राम की जो पिलग्रिमेज होती है उसके हिसाब से डेवलप करने की प्लान है। ऐसा कुछ है क्या सर विनायक अंबेकर जी? जी, अभी भी IRCTC राम यात्रा का जो एक टूर है वो ऑपरेट करती है, अभी भी चालू है। जैसा अंबेडकर यात्रा है, सिख यात्रा है, वैसा राम यात्रा भी अभी भी चालू है। वो माता जानकी के जन्म स्थल में भी उसको कवर किया है उसमें। तो ये सब चीज जो है वो तो यानी सीतामढ़ी से, जी, सीतामढ़ी से शुरू होती है। जी, और जी। पूरे राम से पावन हुए जितने स्थल है उनको कवर करने का ट्राई किया है। ये IRCTC जो कंपनी है रेलवे की, वो चलाती है और उसके लिए स्पेशल ट्रेन भी लगाई जाती है। तो ये अभी भी शुरू है और भी शुरू हो जाएगा। आपने देखा रहेगा तो अयोध्या में 45 5 स्टार होटल ने परमिशन के लिए अप्लाई किया जी, दाखिल किया है। और अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोदी जी कुछ दिनों में ओपन करेंगे, वहां का बस रूट, रेलवे स्टेशन सब ओपन करेंगे। तो एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल होगा। ये आस्था का स्थल तो है ही, और हिंदुओं के लिए, जग भर के हिंदुओं के लिए यह एक पवित्र स्थल होगा और उसका महत्व बहुत रहेगा। तो मोदी जी का जो काम करने का तरीका है उसमें जैसा वो भावनाओं को महत्व देते हैं वैसे व्यवहार को उतना ही महत्व देते हैं। जैसा आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का सुना रहेगा जो इंडिया में बना हुआ है, मैं खुद उधर 4 बार जाके आया हूँ। पर्यटन स्थल करके उसको इतना अच्छी तरह से बनाया है और पूरी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन का पूरा इंफॉर्मेशन वहां दिया जाता है। साथ साथ में जब इतना लंबा कोई टूरिस्ट जाएगा, कोई फैमिली को लेके जाएगा, तो बच्चे से लेके बूढ़े तक पूरे एंटरटेनमेंट के इंतजाम उधर किए गए हैं। तो यही होगा कि अयोध्या में भी अच्छा पर्यटन स्थल बने, एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रीति से बनाया जाएगा। जैसा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, धार्मिक नहीं है, वो सोशल पर्यटन स्थल है जी, हिसाब से बनाया जाएगा और इसमें पूरी सुविधाएं दी जाने वाली है और इसमें बहुत यात्री अट्रैक्ट होने वाले हैं। अभी हमको जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है उनको मैसेज आया है कि कोई भी कार्यकर्ता उधर ना आए क्योंकि उससे असुविधा में बढ़त हो जाएगी। इतने लोग उत्सुक है अभी भी जाने के लिए। और हमारे देश भर में गली गली में राम कलश अयोध्या से आए हुए, जिसमें राम के चरण स्पर्श से पावन हुई अक्षता उसमें वो कलश में डाली हुई है और उस अक्षताओं का पूजन करके वापस राम के ऊपर उस अक्षताओं का अभिषेक होगा। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम अभी चल रहे, गली गली में चल रहे। हर एक आदमी राम से जुड़े, ये सब राम जन्मभूमि ट्रस्ट का प्रयास है, विश्व हिंदू परिषद का प्रयास है और वो बहुत जोर शोर से चालू है सब जगह। And I hope Vinayak Ambekar Sahab at some point of time there will be Ayodhya University where Sri Ram's life will be researched properly, where all the Ramayans all over the world, there are more than 300 by the way, और उनके offshoots जो हैं they work out to be about 3000. I hope all of that research will take place. श्री राम की जो लाइफ है, अभी क्या है कि एक तो श्री रामचरितमानस संत तुलसीदास की और रामानंद सागर की रामायण, सिर्फ वही रामायण सबके जहन में है। मेरा ये कहना है कि श्री राम जब से शुरू हुए, वाल्मीकि रामायण से लेकर के, कंबन रामायण से लेकर के, विमल सूरी के रामायण से लेकर के, जैन रामायण से लेकर के, बौद्धिक रामायण से लेकर के, आध्यात्म रामायण से लेकर के, और उसके बाद भावार्थ रामायण से लेकर अब और आखिर में अद्भुत रामायण तक, ये सारी की सारी रामायण मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों को उपलब्ध होंगी और उस पर बहुत अच्छे तरीके से शोध होगा और बहुत अच्छे तरीके से अयोध्या में एक यूनिवर्सिटी बनेगी श्री राम के लिए रिसर्च. इट विल बी अ प्रॉपर रिसर्च सेंटर टू स्टडी द लाइफ ऑफ श्री राम. आई होप इट विल हैपन. विनायक अंबेकर. Yes.
यस सर, जरूर हैपन होगा, वो जरूर प्लान में रहेगा। और मेरा दूसरा आपका ध्यान इस बात पे मैं लाना चाहता हूँ कि राम ये जो है, ये एक यूनिफिकेशन के लिए, देश के यूनिफिकेशन के जी। लिए, देश के प्रति अपना जो राष्ट्रभक्ति है उसको जगाने के लिए राम ये एक अच्छा साधन बोले, या राम ये एक अच्छा माध्यम तैयार हो गया है। और राम ऐसा है कि देश की पूरी जनता के मन में पहले से था। उस राम के जो पूरी जनता के मन में जो राम के प्रति आदर था, जो सम्मान था, जो प्यार था, उसको इकट्ठा करके उनके दिल में राष्ट्र भावना चेतावने का काम ये राम जन्मभूमि मुक्ति ट्रस्ट कर रही है। और ये सबसे इस सदी का अच्छा काम है। शरद पवार जी का कहना है कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो। शरद पवार जी का कहना है कि बीजेपी इज ओवर प्लेइंग द राम फैक्टर बिकॉज 2024 में आपके पास शोकेस करने के लिए दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए राम मंदिर का निर्माण प्राण प्रतिष्ठान को बड़ा यूनिवर्सल इवेंट करके आप इसको बढ़ा रहे हो। आगे जाके सुप्रिया सुले एंड ही सेड दैट प्रॉब्ली इज नॉट गॉट द इनविटेशन, और उनका जाना नहीं जाना अभी तक तय नहीं है। सुप्रिया सुले शी सेज दैट हम तो बचपन से हमने सीखा राम कृष्ण हरि हम बोलते ही रहते थे, सिर्फ बीजेपी का बोलने से या बीजेपी का कहने से हम अयोध्या नहीं जाएंगे। हमारे बोले बचपन से हम रीति रिवाज से, बचपन से पैदाइश हम इस चीज को बोलते आ रहे हैं। तो हाउ डू यू थिंक एज शरद पवार जी, सुप्रिया सुले जो आरोप आप पर लगा रहे कि यू आर पोलिटिसाइजिंग द एंटायर इवेंट बिकॉज बीजेपी has nothing substantial to showcase in 2024. अंबेडकर साहब, एक तो पहले उनको ये मालूम रहेगा, मगर वो बताते नहीं है कि यह मालूमात को अपने सामने नहीं लाते हैं कि ये बीजेपी का प्रोग्राम नहीं है। ये जो प्रोग्राम है राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन जो है, वो राम जन्मभूमि न्यास जो बनाया गया है उस न्यास का प्रोग्राम है। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया है कि आप आओ और इस ये मंदिर का पूजन करो, मंदिर में उद्घाटन करो। तो ये बेसिकली बीजेपी का प्रोग्राम है नहीं। और जो अभी समाज में मूवमेंट चल रही है जिसके वजह से शरद पवार जी और सुळे जी अस्वस्थ हो गए, वो जनता का प्रोग्राम है, वो भी भाजपा का प्रोग्राम नहीं है। वह भी भाजपा का झंडा लगा के किधर भी राम की पूजा नहीं कर रहा है। जो भी राम की पूजा कर रहा है वो अपने दिल का जो राम के प्यार का झंडा है वो लगा के कर रहा है। और उनको इसकी बात का दुख है कि अपने पूरे जिंदगी में, अपने पूरे 50 साल के पॉलिटिकल करियर में इतना बड़ा मूवमेंट वो किसी भी इशू पे नहीं कर सके, ना तो उनकी जो सुले जी है वो कर सकेंगी। तो यह दुख जो है वो उनका कोई ना कोई वाक्य से प्रकट होता है। तो उनके तरफ ध्यान देने जैसा ऐसा कुछ महत्व है। शरद पवार जी ने क्या बोला, इसलिए राम मंदिर का उद्घाटन रुकने वाला है या उसमें कुछ बाधा आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राम भक्त अपने भक्ति में मस्त है, तो इनको व्यस्त रहने दो उनके टीका में, हमारे को उसका कोई चिंता नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच विनायक अंबेडकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको साधुवाद और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। थैंक यू। But really and truly speaking, Pradeep ji, I still feel that all the India Alliance leaders should go to have a darshan of Ramlala. एंड भले 22 तारीख को ना जाइए, 23 को जाइए, 24 को जाइए, 25 को जाइए, जब भी जाना हो जाइए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चुनाव तक हर एक को जाना चाहिए वहाँ पे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ और कहे। इफ यू रियली वांट टू डिफ्यूज the BJP's claims to the construction of the Ram Mandir, though how you can do that I don't know, but you should also show that this is a symbol of national unity. Everybody should go there. That's my opinion. So let's ask Bharat Soni.